हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सरल रेखा पढ़ा है और उसके पहले भी हम लोगों ने बहुत से चैप्टर पढ़ लिए हैं। ये चैप्टर नंबर 10 है। इसके पहले और इसके बाद आप जो कुछ भी गणित विषय में पढ़ेंगे, गणित के अलावा बाकी विषयों में पढ़ेंगे, वो सभी मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है। कभी आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप 2 वीडियो देखिए, 3 वीडियो देखिए, उसके बाद इतना पैसा दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 10.2 की। इसके अंदर बहुत से सवाल हैं सरल रेखाओं के भिन्न रूपों के बारे में। चलिए वन बाय वन सभी डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मतलब कंडीशन दे दी है प्रश्न नंबर 1 से 8 तक। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। प्रश्न नंबर 1 कि x और y अक्ष के समीकरण लिखिए। अब आप दुनिया के सारी रेखाओं के समीकरण लिखते हैं तो आपको इस केस में x अक्ष और y अक्ष का समीकरण पूछा हुआ है। प्रश्न बड़ा प्यारा है और बहुत ही अच्छा है। इन्हें आप 2 तरीकों से याद रख सकते हैं। x अक्ष और y अक्ष का समीकरण अगर आप लोगों से बोला जाए तो जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि x अक्ष का समीकरण लिखिए, तो x अक्ष इस तरह से गुजरता है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष होगा दूसरा जो है वो, है ना। हमें इन दोनों का समीकरण ज्ञात करना है। ये है y अक्ष। अच्छा देखिए, हमने ना एक ऐसी रेखा के बारे में बात की थी जो x अक्ष के समांतर है और उस रेखा का समीकरण हमने लिखा था y बराबर k, है ना। जहां k कोई अचर है, जहां k का मतलब क्या है, k का मतलब जहां से वो रेखा गुजरती है y अक्ष का एक बिंदु पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए रेखा ऐसी है और वो 0,2 से गुजरती है तो y बराबर 2। अगर रेखा अक्ष के समांतर है और वो 5,4 से गुजरती है तो रेखा का समीकरण y बराबर 4। अब ये भी रेखा x अक्ष है तो x अक्ष के समांतर, तो क्या मैं कह दूं कि ये 0,0 से गुजरती है, तो क्या इसका समीकरण y बराबर 0 हो जाना चाहिए? बिल्कुल सही है। पहला तरीका तो ये याद करने का। अच्छा, उसी कॉन्सेप्ट से अपन y अक्ष का समीकरण भी निकाल लेते हैं। ये y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। दूसरा समीकरण y अक्ष का कैसे निकाला जाए, तो ये भी बड़ा आसान है। कैसे? हमने ऐसी रेखाओं के बारे में बात की थी जिन्हें अपन कहते थे x बराबर h। x बराबर h लिखने का मतलब है ये रेखाएं x अक्ष या y अक्ष के समांतर है, और अगर ये रेखाएं y अक्ष के समांतर है तो हम ये कहते थे कि इन पर x का जो मान है वो सदैव समान है, जिसे अपन कहते थे x बराबर h। उस रेखा पर अगर एक भी ऐसा बिंदु पता हो जिसका x निर्देशांक ज्ञात हो, जैसे मान लीजिए रेखा -1,2 से गुजरती है तो समीकरण y के अक्ष के समांतर रेखा का हो जाएगा x बराबर -1। ये रेखा 0,0 से गुजरती है तो यहां पर समीकरण हो जाना चाहिए, फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ क्या समीकरण होगा, वो होगा x बराबर 0। एक तरीका तो ये याद करने का। दूसरा तरीका देखो, x अक्ष पर y का मान सदैव 0 तो y बराबर 0, y अक्ष पर x का मान सदैव 0 तो x बराबर 0। अब ये याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है? दूसरा तरीका सर, एक काम करते हैं, हम इसका समीकरण निकाल भी सकते हैं। निकाल कैसे सकते हैं? y बराबर mx प्लस c से, है ना। किससे? y बराबर mx प्लस c से। y बराबर mx प्लस c, जहां पर ढाल अंतःखंड रूप होता था वहां ढाल पता होनी चाहिए। ऐसी रेखा जो x अक्ष के समांतर है या x अक्ष है उसका ढाल सदैव 0 होता है। तो यहां पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो सर m का मान जो है वो 0 है। अगर m का मान 0 है तो मैंने यहां पर y बराबर mx प्लस c लगाई। अगर यहां y बराबर mx प्लस c लगाया तो समीकरण हो गया y बराबर c, क्योंकि m का मान 0 है। c क्या होता था? जिस बिंदु को ये y अक्ष पर काटता है उसका y निर्देशांक, तो c का मान 0 तो y बराबर 0। ऐसे भी याद रख सकते हैं, पर हम इन 2 तरीकों से याद रखें कि चूंकि x पर y सदैव 0 होता है, x अक्ष के किसी भी बिंदु पर y अक्ष का मान 0, इसीलिए समीकरण y बराबर 0। चूंकि x अक्ष पर x का मान सदैव 0, इसीलिए चूंकि y अक्ष पर x का मान सदैव 0, इसीलिए समीकरण जो है वो y अक्ष का x बराबर 0। तो ये पहले प्रश्न का जवाब है। फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कक्षा 11वीं 12वीं की ज्यामिति काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ढाल 1/2, ठीक है,
तो आपको क्या दिया है ध्यान रखो, ढाल दी है जो कि 1/2 है और एक बिंदु दिया है जिसे आप x1, y1 लिख सकते हैं। अभी x1, y1 बिंदु -4, 3 है। अब यहां आप थोड़ा सा ध्यान ये दीजिए कि चूंकि ये 4, माइनस या -4, 3 एक बिंदु दिया है और ढाल दी है, हमने जो रेखाओं के भिन्न रूप पढ़े हैं, हालांकि किसी भी रूप से आप लिखे समीकरण एक ही आएगा। एक जो रेखा है, हम आगे पढ़ेंगे कि हम एक रेखा को भिन्न भिन्न समीकरणों में व्यक्त कर सकते हैं, पर अभी हमें ढाल दी है और बिंदु दी है, तो मैं कौन सा सूत्र लगाने की कोशिश करूंगा, मैं यहां पर रेखा का समीकरण निकालने के लिए लगाऊंगा बिंदु ढाल रूप, है ना, कौन सा, बिंदु ढाल रूप। अब बिंदु ढाल रूप कहता क्या है, ये कहता है कि अगर आपके पास एक बिंदु है, अगर सरल रेखा की प्रवणता आपके पास है, तो आप लिख सकते हैं y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो क्या मैं लिख दूं y माइनस y1 मतलब y माइनस 3, m का मान 1/2 होना चाहिए, x माइनस x1 मतलब -4, ऐसा कुछ बिल्कुल करेक्ट है। 2 को यहां भेज सकते हैं, 2 को अगर वहां भेजा जाए तो ये मिला 2y माइनस 6 बराबर x प्लस 4। और चूंकि मैंने कहा कि रेखा का समीकरण लिखते समय एक सामान्य प्रैक्टिस है कि x के आगे जो संख्या है वो धनात्मक होनी चाहिए, जरूरी नहीं है लेकिन मुख्यतः ऐसे लिखा जाता है, तो हम x वाली चीजों को उधर ही रखेंगे, y को उधर पहुंचाया तो x माइनस 2y, 6 और 4 10 बराबर 0। तो ये इस रेखा का समीकरण है जिसकी ढाल 1/2 है, साथ ही साथ ये -4, 3 से गुजर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर सवाल सरल था, बस बिंदु ढाल रूप का प्रयोग करना था, जो कि उम्मीद है आपसे हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं यार फिर प्रश्न नंबर 3। बिंदु 0,0 और ढाल m वाली रेखा, ये एक स्टैंडर्ड रूप है, इसे याद रख लेना है हम लोगों को। ये जो स्टैंडर्ड रूप है, यहां पर आपको ढाल जो है वो कुछ अंक में ना देकर m दे दी गई है। ढाल जो है वो m है और जो x1, y1 बिंदु है उसकी जगह आपको 0,0 दी हुई है। क्या ये बात ठीक है? अगर ये बात ठीक है तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पर मुझे फिर से ढाल तो दी है, प्रश्न में m दी है भले ही से, और बिंदु दिया है। ढाल भले m दी है पर दी तो है ना, और एक बिंदु दिया है जो कि 0,0 है। भले वो 0,0 है पर वो एक बिंदु तो है निर्देशांक ज्यामिति में, और उसकी एक जगह है, हमें वही जगह तो चाहिए। तो यहां पर फिर से कौन सा रूप लगाया जाएगा? ढाल बिंदु रूप। ढाल बिंदु रूप के अकॉर्डिंग क्या होता है? y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। तो चूंकि y1 भी 0 है, m का मान तो m है, x1 भी 0 है, तो y बराबर mx इज द फाइनल आंसर। y बराबर mx आपके सामने फाइनल आंसर है जिसका आपको तलाश थी, और इसका आरेख आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ये एक ऐसी रेखा है जिसकी प्रवणता कुछ भी हो सकती है, पर यह सदैव मूल बिंदु से गुजरती है, y बराबर mx। तो y बराबर mx जो रेखाएं होती है उसमें सबसे प्यारी जो रेखा है वो है, मतलब अपन पहले तो नोट कर लेते हैं सारे केसेस। एक ये रेखा होती है y बराबर mx में, जहां m का मान हो जाता है 1। इस रेखा को आप y बराबर x भी कहते हैं, और ये एक रेखिक फलन है जो कि अपन ने संबंध और फलन में पढ़ा है ना, पढ़ा था f बराबर x या fx बराबर x। यहां ये 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब अगर m कम होगा तो ये थोड़ा झुक जाएगी, जैसे मान लीजिए m का मान 0.5 है या आधा है, तो ऐसा हो जाएगा। अगर m इससे बड़ा तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, y बराबर 2x, y बराबर 3x, y बराबर 4x, ऐसी रेखाएं हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि y बराबर 2x कैसा, तो सीधी सीधी बात है, y बराबर 2x ऐसा, y बराबर 3x वो ऐसा। पर ये सारी की सारी रेखाएं कहां से गुजरती है? मूल बिंदु से। अगर कोई कहे कि y बराबर -2x, तो y बराबर -x जो है वो ऐसा होता है, y बराबर -x, इसे भी याद रख सकते हैं। ये इधर से 45 डिग्री होता है,
ऋणात्मक एक्स अक्ष के साथ धनात्मक से 135 डिग्री दूर, या फिर ऐसा मान सकते हैं कि यहां से -45 डिग्री का कोण बनाता है। कोण 45 डिग्री हो या -45 डिग्री हो, आप जानते हैं कैसे होता है। तो ये इसका एक स्पेशल रूप है जो आपको बहुत ज्यादा उपयोग में आएगा। डन है। चलिए प्रश्न नंबर 3 समाप्त। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। बिंदु 2,2√3 से जाने वाली और x अक्ष के साथ 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई। अब यह सवाल भी वैसे ही है, लेकिन यहां पर आपको दिया गया है कोण, ठीक है, क्या दिया है, थीटा, जो कि है 75 डिग्री, और उसके बाद बिंदु दिया है x1, y1 जिसका मान है 2,2√3। अब आपको यहां पर देखिए, आपको कोण से कोई मतलब नहीं है कि रेखा का कोण कितना है, आपको किस बात से मतलब है, आपको रेखा की प्रवणता से मतलब है। तो सबसे पहले चूंकि m बराबर tan थीटा होता है, m का मतलब होता है ढाल, ढाल का मतलब स्लोप, तो m चाहिए भाई साहब। m का मान नहीं पता तो वो निकालने के लिए क्या निकालेंगे, tan 75। अब tan 75 की वैल्यू तो पता नहीं है ना, तो कैसे निकाले सर, sin 75/cos 75, ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, m का मान अपन ऐसे निकाल सकते हैं, m बराबर tan 45 + 30। अब आपको tan a + b का सूत्र पता है। tan a + b क्या होता है, फटाफट बताओ यार। चूंकि tan a + b सदैव tan a + tan b होता है, साथ में और भी कुछ होता है, क्या होता है, साथ में 1/tan a tan b। तो क्या यहां पर मैं tan 45 + 75 का tan 45 + 30 को लिख सकता हूं, m बराबर tan 45 + tan 30 बटा 1 - tan 45 tan 30। क्या ऐसा लिखना सही है, क्या ऐसा लिखना यहां पर सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या आपके पास m का मान आया, m का मान कितना, tan 45 का मान 1, tan 30 का मान 1/√3, तो m का मान 1 + 1/√3 बटा 1 - 1/√3, जो कि अंततः आता है √3 + 1/√3 - 1। तो m का मान इतना है, √3 + 1/√3 - 1। और उसके बाद आप इसे थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप यहां पर इसे परिमेयकरण कर सकते हैं। अगर परिमेयकरण करेंगे तो m थोड़ा सा और सरल आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा वो देखते हैं बाद में, चलो निकाल लेते हैं। m का परिमेयकरण करोगे तो नीचे √3 - 1 है, आपको √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर तो हो जाएगा √3 + 1 का वर्ग, और नीचे √3 - 1 मतलब √3 का वर्ग -1, a + b a - b, वहां a का वर्ग + b का वर्ग लगाओ, तो इसका वर्ग तो 3, इसका वर्ग 1, और ये 2 × √3, 2ab वाला रूप, और ये 3 और 1 मिलके 4, 2√3, ठीक है। तो m का मान 2 + √3। पता है अपने परिमेयकरण क्यों किया, क्योंकि m का मान 2 + √3 है, और 2 और 2√3 एक बिंदु है, सब 2 और √3 में आ गए, बिंदु भी और m भी। अब उसके बाद क्या करें, उसके बाद हम बिंदु प्रवणता रूप लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बिंदु भी है और प्रवणता भी है। बस तो y - y1 बराबर m × x - x1, y - 2√3 बराबर 2 + √3 गुणा x - 2। इतना सा। अब इसे कितना हल कर सकते हो, कितना सरल कर सकते हो, ये बात की बात है, लेकिन y - 2√3 तो यहां है, x के आगे 2 + √3 लिखा रहने दो, ठीक है। ये 2 को 2 में गुणा करोगे तो -4, 2 को √3 में गुणा करोगे तो ऐसा, 2√3 से 2√3 गया, यहां x भी है ना साथ में, ये x भी है यहां पर है, 2√3 से 2√3 गया, बिल्कुल गया, 4 बच गया, बस इतना ही तो हमें चाहिए था। तो क्या y बराबर
2 प्लस रूट 3 x माइनस 4 एक समीकरण यहां पर होगा। और ये इस रेखा का समीकरण है जहां पर प्रवणता 2 प्लस रूट 3 है और बिंदु जो है वो 2,2 रूट 3 है। इतना सा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर आपको कोण दिया था, प्रवणता नहीं दी थी प्रश्न नंबर 4 में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, देखते हैं कैसा होता है। तो प्रश्न नंबर 5 कुछ ऐसा, मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने तथा ढाल -2 वाली रेखा। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि अगर ढाल ऋणात्मक हो, है ना, आप पहले फोटो बना के देख लीजिए क्योंकि आपको नहीं पता कि x अक्ष का बायां और कौन सा है और दायां और कौन सा है। ठीक है, मूल बिंदु के बाईं ओर ये है दायां, ये है बायां। तो क्या मैं यहां से समझ लूं कि इस साइड प्रतिच्छेद करेगी, कितना, इस साइड कितना, 3 इकाई। तो किसको प्रतिच्छेद कर रही है, x अक्ष को। तो 1, 2 और 3। तो क्या ये प्रतिच्छेद बिंदु होना चाहिए, होना चाहिए। ये बिंदु -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 होता है। लेकिन ये सिर्फ -3 नहीं होता, ये -1,0 होता है क्योंकि बिंदु है x अक्ष तथा y अक्ष की मदद से बनने वाला, और वहां x और y दोनों होने चाहिए। x का मान तो -1 है और चूंकि बिंदु x अक्ष पर है y का मान 0, तो -1,0 -2,0 उसी तरह ये -3,0। क्या आप फिर से मेरी बात को समझ चुके हैं? अगर समझ चुके हैं तो आपको फिर ये बोला, दूसरा ये बोला है कि ढाल -2 हो, तो आपके सामने थोड़ा सा धर्म संकट है। ठीक है, अगर ढाल -2 है तो सर रेखा कैसी, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है या ऐसी हो सकती है। रेखा तो अलग अलग तरह की हो सकती है। हमने देखा था कि अगर ढाल धनात्मक हो तो रेखा ऐसी बनती है, भले वो कितना ही झुकी हुई हो, हमें झुकाव नहीं देखना है। या फिर अगर ऋणात्मक ढाल होगी तो रेखा ऐसी होगी। तो क्या मैं वो सीधी रेखा जो वो x अक्ष है, इन सभी को मिटाकर ऐसी एक रेखा बना दूं और लिख रेखा के बारे में लिख दूं कि m बराबर -2 है। बिल्कुल साफ है। अगर m बराबर -2 है, उसके बाद आपको क्या दिया है, उसके बाद आपको बिंदु दिया है। क्या दिया है सर, x1, y1 नाम का एक बिंदु है जिसका मतलब है -3,0, और साथ ही साथ आपको m दिया है -2। तो क्या लिखे हम बिंदु ढाल रूप का प्रयोग करेंगे या ढाल बिंदु रूप का। y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। तो y माइनस y1 मतलब 0 बराबर m गुणा, m का मतलब -2, तो इसे भी लिख लेते हैं -2। x माइनस -3 मतलब x प्लस 3, तो y बराबर -2x माइनस 6 या y प्लस 2x प्लस 6। पहले x के टर्म को लिख सकते हैं, बाद में y के को, ताकि दिखने में ये सरल लगे और अच्छी लगे। ये इस रेखा का समीकरण है। इसे आप, मतलब मैं आपसे कह रहा था, मैं आपको इसे दूसरे तरीके से और निकाल के दिखाता हूं। मैंने आपसे कहा था कि हम एक रेखा को एक से ज्यादा तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए इसी समीकरण को हम अभी ढाल अंतःखंड रूप से निकालते हैं। तो ढाल अंतःखंड रूप क्या कहती है कि आपको रेखा की ढाल पता हो, साथ में ये बिंदु पता हो जहां ये y अक्ष को कट करती है। अब ये बिंदु तो नहीं पता, क्या होगा। तो हमने मान लिया कि चूंकि ये बिंदु 0, c पर कट करती है, इसीलिए इसका मान 0, c ले लिया। इतना चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब उसके बाद ये रूप क्या होता था, ये होता था y बराबर mx प्लस c। m का मान -2, तो y बराबर -2x प्लस c। आपको c का मान चाहिए। ये बिंदु कहां से गुजर रहा, 0,3 से, तो 0,3 इसमें रख दो। तो 0 बराबर -3 कितना हुआ, ये हो जाएगा -2 गुणा -3 प्लस c। तो ये हुआ 0 बराबर -6 प्लस c बराबर 6। तो इस रेखा में आप c बराबर 6 रख दोगे
तो -2x - 6 इस रेखा का समीकरण है। 2x को इधर लाओ, 6 को इधर लाओ, तो 2x + y + 6 = 0। देखो एक ही रेखा को हम दो अलग अलग तरीकों से ला चुके हैं। और भी मतलब जितने भी आपने समीकरण पढ़े हैं सभी समीकरण से इस रेखा का मतलब ये जो रेखा है उन सभी को संतुष्ट करेगी। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप यहां से यहां की दूरी निकालिए मूल बिंदु से इस रेखा की, तो वो भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम पढ़ेंगे इसको निकालना कैसे है, लेकिन हमने एक रेखा का समीकरण पढ़ा है। कौन सी रेखा का समीकरण पढ़ा है? हमने जिस रेखा का समीकरण पढ़ा है, एक हमने लंब रूप पढ़ा था। लंब रूप में ये दूरी p के बराबर होती थी। तो अगर इस समीकरण को हम लंब रूप में बदल देते हैं तो ये दूरी निकल जाएगी। लंब रूप में बदलना हम सीखेंगे। खैर कोई बात नहीं, प्रश्न अभी समाप्त होता है, इस पर ज्यादा हमें रिसर्च नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 6, मूल बिंदु से y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली। मूल बिंदु से ऊपर मतलब ऊपर की साइड, y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली। तो देखो यार 30 डिग्री का कोण कैसे बन सकता है? वो तो बन जाएगा ये 1 और ये 2। क्या ये बिंदु 0,2 है? अब ऐसी रेखा जो यहां से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए निकले धनात्मक x अक्ष के साथ, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं। धनात्मक x के साथ मतलब है कि भले वो ऐसी रेखा हो, भले वो रेखा इसको x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में काटे, लेकिन कोण आप ऐसे देख सकते हैं। मतलब ऐसा मान लो कि ये जो कोण है वो ये है। अब इतना बड़ा कोण लिखने की हमको आदत नहीं है, इसीलिए हमने इसको इतना लिख दिया कि ये 30 डिग्री है सर, यही कोण है हमारा। तो थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री दिया है, x1, y1 बराबर दिया है 0,2 दिया है। अब चूंकि हमें बिंदु पता है, हमें प्रवणता पता है, क्या मैं यहां पर फिर से बिंदु प्रवणता रूप निकाल सकता हूं? प्रवणता नहीं पता है, निकाल लेते हैं पहले। चूंकि m बराबर tan थीटा, इसीलिए m = tan 30। ये थीटा क्या होता है? धनात्मक x के साथ नापा गया कोण। ठीक, तो x या m बराबर 1/√3। कितना? 1/√3। अब फटाफट इसे सॉल्व करो और हल करके देखो रेखा का समीकरण क्या आता है। फिर मैं रुकता हूं, फिर आपको बताता हूं। तो m बराबर 1/√3। अब समीकरण क्या होता है? y - y1 बराबर m गुणा x - x1। y - y1 y - 2 बराबर 1/√3 x - 0। ठीक, तो क्या समीकरण ऐसा है? y - 2 बराबर x/√3 या y बराबर x/√3 + 2। इसे ऐसे लिखा रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप x और y दोनों को ऋणात्मक लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, समीकरण पूरा बैलेंस होना चाहिए। खैर प्रश्न नंबर 6 समाप्त है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है कि यार देखो, आप प्रश्न नंबर 6 तक तो कर आए हो मूल बिंदु से। अच्छा, ये प्रश्न नंबर 6 था। प्रश्न नंबर 7 है, बिंदुओं -1,1 और 2,4 से गुजरते हुए यहाँ पर 2 बिंदु रूप आपको प्रयोग में लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 2 बिंदु दिए गए हैं x1, y1। हाँ जी सर, x1, y1 नाम का एक बिंदु है जिसे मैं -1,1 लिख दूं। दूसरा बिंदु है x2, y2। ये कौन सा बिंदु है? ये बिंदु है 2,4। आपको 2 बिंदु है, तो आप कौन से रूप का प्रयोग करना पसंद करेंगे? 2 बिंदु रूप का, क्योंकि 2 बिंदु रूप यही कहता है कि जब हमें 2 बिंदु दिए गए हो, अगर 2 बिंदु दिए गए हो तब आप 2 बिंदु रूप का प्रयोग कर सकते हैं। 2 बिंदु रूप, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 बिंदु रूप क्या है ये? ये है कि अगर मैं y में से y1 को घटाऊं और y2 में से y1 को घटाकर x2 में से x1 को घटाकर x में से x1 को घटा दूं, तब शायद रेखा का समीकरण पूरी तरह से आ जाए। हाँ, यही तो है,
ठीक है, तो y माइनस y1 मतलब -1 है ना, y2 4, 4 माइनस 1 और x2 2, 2 माइनस -1, x माइनस -2। क्लियर है? अभी सरल हो जाएगा, देखो सिंपल बिल्कुल। y माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1 3, 2 माइनस -1 3, तो 3/3 और ये x प्लस 2। तो क्या y माइनस 1 बराबर 1/x प्लस 2? बिल्कुल, y बराबर x प्लस 3। अब अगर इस रेखा के बारे में मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, है ना, यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसे ही देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस रेखा की प्रवणता कितनी है, तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी रेखा की प्रवणता निकालनी हो इस तरह की, तो आप इस रेखा को याद कर लो, इसके साथ इसकी तुलना कर लो। तो इसकी प्रवणता कितनी, x के आगे जो लिखा है वही प्रवणता है, y धनात्मक होना चाहिए, y बराबर कुछ कुछ, तो y बराबर कुछ कुछ मतलब m का मान 1। ये y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी, ये भी तो प्रश्न है, y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी? तो y अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, क्या वो 0,3 होना चाहिए, क्योंकि 0,c को ये y अक्ष पर काटती है। ठीक, इसको चाहो तो बना के भी देख सकते हो। आप लोग इसका आरेख कक्षा 10 से बनाना जानते हो। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आएगा 3, रख के देख लो। जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आएगा -3, ये 3 है, ये -3 है, जोड़ोगे तो यही रेखा है। तो y अक्ष को कहां काटा, 3,0, x अक्ष को -3 पर। डन है यार। तो ये समीकरण आपको बहुत कुछ चीजें कह देते हैं पहले से, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न नंबर 8, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी 5 इकाई और लंब x अक्ष के साथ धनात्मक धन x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अगर लंब 30 डिग्री का कोण बनाता है तो लंब जो है वो प्रथम चतुर्थांश में होना चाहिए, मतलब लंब ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर लंब ऐसा है तो ही 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर ज्यादा बन जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, 120 बन गया तो इधर आना पड़ेगा, लंब तो रेखा ऐसी हो जाएगी। अगर 180 से ज्यादा बना, जैसे मान लीजिए 200 डिग्री का कोण बन गया, अगर ऐसे नापोगे तो 200, ऐसे नापोगे तो 160, तो ऋणात्मक दिशा में, तो इस केस में लंब ऐसा बनेगा और कोण जो होगा वो ज्यादा होगा, 200 डिग्री। यहां ऋणात्मक दिशा का कोण है, तो मूल मुद्दे की बात है कि कोण कितना है आप समझ चुके हैं, 30 डिग्री है। तो x अक्ष के साथ अगर इसका फोटो बनाने की कोशिश करो, हालांकि बिना फोटो के समीकरण आ जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन समझना थोड़ा आसान हो जाता है। जब तक हम इन्हें देखेंगे नहीं, हम इनका आगे प्रयोग नहीं कर सकते। तो रेखा प्रथम चतुर्थांश में बननी चाहिए, बनेगी। उसके बाद ये जो लांबिक दूरी है वो p के बराबर होती है, बिल्कुल होती है, और ये कोण अल्फा डिग्री होता है। इस केस में आपके पास p का मान 5 और अल्फा का मान 30 डिग्री दिया है। तो क्या आपको यहां पर लंब रूप नाम का समीकरण याद आया? हाँ, याद आया। क्या समीकरण होता था? तो सर लंब रूप का समीकरण बड़ा आसान होता था, x cos अल्फा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। x cos अल्फा cos 30, तो कहना है से x cos 30 प्लस y sin 30 बराबर p, मतलब p मतलब 5, है ना। तो cos 30 का मतलब 1/√3/2, √3/2, तो x गुणा √3/2 प्लस y गुणा 1/2 बराबर 5, या फिर √3x प्लस y बराबर 10। डन डन। सो अगर यहां पर पूछे कि रेखा की प्रवणता कितनी है, तो चूंकि हम यहां पर भी बिना परेशानी के निकाल सकते हैं, लेकिन इस अभी निकालने के लिए आपको रेखा को इस रूप में बदल देना चाहिए, मतलब एक साइड y और एक साइड x, और जहां पर भी y रहे उसे धनात्मक लिख दो।
मतलब y के आगे जो गुणांक है वो धनात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि y को उधर भेज दिया तो माइनस वाई नहीं, y हमेशा धनात्मक होना चाहिए। तो y बराबर -√3x प्लस यहां +10, ठीक है सर। तो क्या, तो ये है कि इस रेखा का जो m होगा वो -√3 होगा और ये y अक्ष को कहां काटेगी, 0, मतलब 0,10 पर। देख लो, x अक्ष वाला बिंदु भी निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो थोड़ा इर्रेशनल आएगा। मतलब y का मान 0 रखोगे तो x का मान आएगा 10/√3। तो ये भी निकाल सकते हैं। आपसे पूछे कि x अक्ष को कहां काटेगी ये, मतलब ये प्रश्न के इतर ऐसे सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सवाल तो यहां हल हो चुका था, आपसे पूछे कि x अक्ष को कहां काटेगी, तो आपने कहा y का मान 0 रख देंगे हम, क्योंकि x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है। तो 10/√3, 0। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो आपने x और y के अंतःखंड निकाल दिए, x अंतःखंड y अंतःखंड निकाल दिए ना। उसको निकालने का दूसरा तरीका और भी है, x अंतःखंड और y अंतःखंड निकालने का। कैसे? यहां पर आप एक काम करो, इस रेखा को अंतःखंड रूप में कन्वर्ट कर दो। अंतःखंड रूप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, x/a प्लस y/b बराबर 1, मतलब बराबर के उधर 1 रहना चाहिए। यहां 10 है तो क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, है ना। तो क्या इसे लिख सकते हैं, x/10/√3, जो ऊपर वाला √3 है इसको ऐसे लिख दिया, y/10 बराबर 1। तो x/a प्लस y/b बराबर 1। a का मतलब वो बिंदु जहां x अक्ष को काटेगी 10/√3 आया, पहले ही आ गया। y अक्ष को कहां पर काटेगी, 10 को 0,10, तो 0,10 पर। सारे समीकरण, सारे रूप एक ही रेखा देते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने यहां पर या फिर आपके पास मान लीजिए अलग अलग कुछ बिंदु दिए हैं या समीकरण दिए, तो ऐसा नहीं कि एक रूप से एक समीकरण आएगा, दूसरे रूप से दूसरा समीकरण आएगा, नहीं, समीकरण एक ही जैसे आने हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो। प्रश्न नंबर 8 समाप्त। 1 से लेकर 8 तक के लिए आपको जो कहा गया था पहले ही प्रश्न में। चलिए प्रश्न नंबर 9, थोड़ा सा सीरियस होते हैं यहां से। त्रिभुज PQR के शीर्ष दिए हैं 2,1, -2,3 और 4,5। शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण आपसे पूछा है। अब यहां अपन थोड़ा सा नोट करते हैं चीजों को कि माध्यिका होती क्या है। जैसे मान लीजिए ये P है, ये Q है और ये R है। एक ऐसी रेखा जो किसी एक शीर्ष से निकले और सामने वाली रेखा जो है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़े। जैसे मान लीजिए एक रेखा P से आई ऐसे करके, और उसने सामने वाली जो QR नाम की भुजा है इसको 2 बराबर भाग में तोड़ दिया ऐसे करके। तो मैं कहूंगा कि ये जो है ऐसा कुछ है, तो इसे कहेंगे P से माध्यिका, P से QR पर माध्यिका। अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो थोड़ी दिक्कत है, या सिर्फ कह दो P से माध्यिका तो समझ में आ जाएगा। P से माध्यिका है तो QR को तोड़ेगी। अच्छा, ऐसी एक और रेखा होगी जो Q से गुजरेगी, बिल्कुल होगी, जो इसे 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ देगी, तो मैं कहूंगा ये Q से माध्यिका है। बिल्कुल सही है। और एक रेखा ऐसी भी हो सकती है, ये कही जाएगी R से माध्यिका। बिल्कुल बात सही है। और ये यहां इसे भी, मतलब सामने वाली भुजा को QP को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ेगी। यहां एक चीज और होती है कि ये जो तीनों बिंदु होते हैं, तीनों रेखाएं होती है, तीनों माध्यिका जो होती है वो तीनों एक ही बिंदु पर मिलती है। ऐसा नहीं होगा आपको कि जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये माध्यिका ऐसी निकल गई, ये ऐसी निकल गई और ये ऐसी निकल गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तीनों माध्यिका एक ही बिंदु पर मिलेगी और इस बिंदु को कहा जाता है सेंट्रॉइड, अंग्रेजी में केंद्रक, या सेंट्रॉइड अंग्रेजी में, हिंदी में केंद्रक। माध्यिका को हम लोग बाइसेक्टर कहते हैं, लाइन बाइसेक्टर कह सकते हैं। वैसे चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माध्यिका हो चुकी हमारी, है ना। चलिए सर, मीडियन कहा जाता है बेसिकली।
सो पी क्यू और आर हमारे सामने तीन बिंदु हैं और शीर्ष आर से गुजरने वाली माध्यिका का समीकरण निकालना है। प्रश्न ऐसा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आपको चाहिए शीर्ष आर से गुजरने वाली माध्यिका, तो मैं इस प्रश्न को हटाकर या इस फोटो को हटाकर फिर से पूरी पिक्चर आपके सामने बनाता हूं। अब पी क्यू और आर थोड़े सीरियस पॉइंट्स हैं, है ना। ये पी है, ठीक है, ये क्यू है और ये आर है। आपको पी कितना दिया है 2,1, क्यू कितना दिया है -2,3 और आर कितना दिया है 4,5। आर से गुजरने वाली माध्यिका है ना, शीर्ष आर से, तो क्या ये एक ऐसी रेखा होगी? बिल्कुल होगी। इस रेखा पर आपको क्या चाहिए? इस रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए बस। या तो इस रेखा पर एक बिंदु और इसकी प्रवणता पता हो। रेखा पर एक बिंदु तो पता है, आर से गुजर रही है तो आर नाम का बिंदु तो है। अगर एम नहीं निकाल पा रहे हो तो दूसरा बिंदु निकाल लो। क्या दूसरा बिंदु निकल सकता है? हाँ, निकल सकता है। वो कैसे? देखो, क्योंकि मान लेते हैं ये जो यहां बिंदु कट कर रही है वो एम नाम का बिंदु है। इसे दो बराबर टुकड़ों में तोड़ा। क्या आपको पता है कि पी क्यू का मध्य बिंदु एम है? चलो ठीक है, पहले तो अपन ये बोल देते हैं कि जिस रेखा का समीकरण हमें चाहिए एल, एल ही माध्यिका है। हाँ जी, कहां से? आर से पी क्यू पर, ठीक है। उसके बाद एल एम, या ये जो एल रेखा है एल एम एवं आर से गुजरती है। जहां आर आपको दिया गया है, आर नाम का बिंदु जो है वो 4,5 है। इतना भी ठीक है। चूंकि हमें आर पता है, अगर हम एम निकाल ले तो हमारी रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो क्या आप लिख सकते हैं कि चूंकि एम पी क्यू का मध्य बिंदु है। माध्यिका का मतलब क्या है? इन दोनों को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ने वाली। तो क्या पी क्यू का मध्य बिंदु है? हाँ जी सर, पी क्यू का मध्य बिंदु है। अगर ये पी क्यू का मध्य बिंदु है, सुनना ध्यान से मेरी बात, अगर ये पी क्यू का मध्य बिंदु है, इसीलिए एम के जो निर्देशांक हैं वो बड़ी आसानी से निकाले जा सकते हैं। 2 - 2 प्लस, मतलब 2 + -2 x1 + y1 बटा 2, कक्षा 10 में पढ़ा है मध्य बिंदु का सूत्र। इन दोनों को जोड़कर बटा 2 कर दो, तो 2 - 2 0 हुए, 0 बटा 2 0। उसके बाद 1 और 3 4, 4 बटा 2 2। तो भाई साहब आपके सामने m के निर्देशांक भी आए जो कि मिले 0,2। अब यार आपके सामने इस रेखा पर दो बिंदु दिए गए हैं, एक 0,2, दूसरा 4,5। कौन सा रूप लगाएंगे? दो बिंदु रूप, 2 पॉइंट फॉर्म। कैसे निकलेगा? y - y1, हाँ जी, बराबर y2 - y1 x2 - x1 x - x1। सो y - y1 इसे y1 x1 मान लेते हैं। y1 मतलब 2, ठीक है। y2 5 - 2 और 4 - 0 बटा x - 0। थोड़ा सरल रहा ये, इसको x1 y1 मानने से। तो समीकरण हुआ y - 2 बराबर 3/4, 3/4, 3/4 x। ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। नहीं है तो 4 को यहां गुणा कर देते हैं, तो 4y + 8, तो 4y - 8 बराबर 3x, या 4y बराबर 3x + 8। ये इस रेखा का फाइनल आंसर है, समीकरण है, मतलब कहने का ये हुआ 4y। तो 4y बराबर 3x + 8 इस रेखा का समीकरण है जो कि माध्यिका थी।
दूसरी माध्यिका का समीकरण भी हम यहां से निकाल सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 समाप्त है, प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, देखते हैं। -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब आपको उलझाना शुरू कर दिया है, कहीं पर भी आपको m का मान नहीं दिया, पिछले सवाल में भी नहीं दिया था, यहां पर भी नहीं दिया है। बिंदु आपको दिया है, क्या दिया है कि -3,5 से होकर जाने वाली और इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा पर लंब रेखा। अब देखो ये दोनों बिंदु कौन कौन से, पहले तो ये बना लो, 2,5 और -3,6। अब मुख्यतः समस्या क्या होती है कि एक रेखा ऐसी है जो इन दोनों पर लंब है, तो आपको जब ऐसा बोला जाए ना कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली रेखा पर लंब है, तो सामान्यतः बच्चे इन दोनों के मध्य बिंदु से रेखा को गुजारते हैं, है ना, और ये मानते हैं कि वो इन दोनों का मध्य बिंदु से गुजर रही है। जरूरी नहीं है, अगर लंब है तो वो ऐसे भी गुजर सकती है, यहां से भी गुजर सकती है ना। तो अपन ने मान लिया, आप लोगों के कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इस रेखा को यहां मान लिया। मुझे नहीं पता कि ये वाला बिंदु कौन सा है, पर मुझे ये पता है कि ये रेखा किसी एक बिंदु जो कि यहां हो सकता है -3,5 से गुजर रही है, इतना पता है बस अपने को, है ना। और साथ में क्या दिया है, साथ में दिया है कि ये इस पर लंब है, इतना सा। तो ध्यान से सोचो ये लंब क्यों दिया है, एक बिंदु तो दिया है, आपको ढाल निकालनी है बस। अगर ये मध्य बिंदु होता तो ये बिंदु निकाल के अपन इस बिंदु पर स्थित या इस रेखा पर स्थित दो बिंदु निकाल लेते। ये मध्य बिंदु नहीं है, या ये नहीं कहा है कि ये इन दोनों के मध्य बिंदु से गुजर रही है, फिर क्या कहा है, फिर ये कहा है कि ये इस पर लंब है। तो अगर लंब है तो मान लेते हैं इसकी प्रवणता m1 है, जिसकी अपने को जिसका समीकरण निकालना है, इसकी प्रवणता m2 है ना, जिसका समीकरण निकालना उसकी प्रवणता m1 है, जिसका समीकरण नहीं निकालना है दो बिंदु का, वो m2 है। अगर ये p है और ये q है, तो आपने सबसे पहले क्या माना, रेखा की प्रवणता m1 एवं PQ बिंदु या P एवं Q बिंदु, PQ बिंदु नहीं, ठीक है, PQ रेखा की प्रवणता, इसको लिख देते हैं, PQ रेखा की प्रवणता कहो या ढाल कहो ना, बात एक ही है, प्रवणता m2 है। क्या आप m1 निकाल सकते हैं? नहीं, लेकिन आप m2 तो निकाल सकते हैं। बड़ा आसान है, कैसे? दो बिंदु अगर दिए हो तो उन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली रेखा या उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यही करते थे ना। तो y1 x1 जिसे मानना है उसे मान लो। अगर आपने इसको x2 y2 माना है तो 6 माइनस 5 बटा -3 माइनस 2, जो पहले y लिखा है उसका x पहले लिखना है। अगर यहां 6 है तो यहां -3 होगा, देख लो इसकी वजह से। तो क्या ये 1 बटा या -1/5 आया। अब अगर ये रेखा L1 है और ये रेखा L2 है ना, तो यहां से तो आपको मिला m2 बराबर -1/5। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या ये दोनों रेखा L1 और L2 आपस में लंब है? हां जी सर, लंब है, दिया है सवाल में। अगर दो रेखाएं लंब हो तो क्या मैं लिख सकता हूं कि उन दोनों की प्रवणताओं का गुणा -1 होगा? बिल्कुल होगा। अब चूंकि m2 का मान -1/5 है तो m1 गुणा -1/5 बराबर -1, या m1 का मान यहां से मिला 5। साफ साफ तौर पे सवाल समाप्त।
तो m1 का मान 5 है, बिल्कुल 5 है। क्या मैं यहां से y बराबर m1x लगा दूं या लिख दूं कि चूंकि मुझे एक बिंदु पता है, प्रवणता पता है, तो समीकरण मेरे हाथ में आ चुका है, सर। कैसे? ऐसे कि y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। अब आप कक्षा दूसरी तीसरी में तो है नहीं। y माइनस y1 मतलब x1 y1 तो ये वाला बिंदु है, इसे मान लेते हैं अब समीकरण निकालने के लिए। तो y माइनस 5 बराबर 5 गुणा x प्लस 3 है ना, क्योंकि x1 का मान माइनस 3 है, तो माइनस माइनस 3 प्लस 3। तो क्या आपके सामने समीकरण हो जाएगा y बराबर 5x प्लस 20, 5 3 15 और 5 को उधर ले जाओगे तो हो गया सवाल समाप्त। इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। हो चुका, डन। यही समीकरण आपको इस रेखा का था, ये L1 का समीकरण है ना। ये किसका समीकरण है? L1 का समीकरण। क्यों L1 का? क्योंकि L1 का समीकरण निकालने के लिए एक बिंदु दिया था, ढाल पता करनी थी, और ढाल निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 10 भी समाप्त। आप इसे फटाफट नोट कर सकते हैं अगर चाहे तो। अगर खुद से हल करने की कोशिश करें एक बार, तो एक बार खुद से हल कर लीजिए। बाद में इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, चिंता की बात नहीं है, वीडियो कहीं नहीं जा रहा, बस आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक रेखा माइनस या एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब है तथा उसको 1:n या 1:n के अनुपात में विभाजित करती है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक रेखा 1,0 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है। यह नहीं पता ये कहां है, कैसी है, बस इतना पता है कि एक रेखा है जो इन दोनों बिंदुओं पर लंब है, 2,3 और माइनस या 1,0। और साथ में पता है क्या बोला है? ये जो लंब है वो इन दोनों बिंदुओं को 1:n में विभाजित करता है। ऐसा 1:n मतलब अपन ऐसा मान लेते हैं, यहां से यहां तक 1 है, पहले ये बिंदु लिखा है तो इसके साथ 1 आएगा, और उसके बाद यहां से यहां तक n है। आपके दिमाग में हो सकता था कि हो सकता है ये n हो ये 1 हो, तो इसका तरीका ये कि ये बिंदु पहले, तो यहां से 1 यहां से n। क्या ये बात आप लोग समझ चुके हैं? फिर से अगर समझ चुके हैं तो फटाफट बताओ, ये 1 है और ये n है। अगर इतना ठीक है तो आपको अब जिस रेखा का समीकरण निकालना है, जिसे आप L1 कह सकते हैं, इसे आप L2 कह सकते हैं, आपको L1 के बारे में कुछ नहीं पता। ना तो आपको L1 का बिंदु पता है, ना आपको L1 की प्रवणता पता है। अब फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं कि हम L1 की प्रवणता कैसे निकालें। वो तो सरल है सर, L2 की प्रवणता गुणा M2 की प्रवणता -1 होगी, क्योंकि ये जो दोनों रेखाएं वो एक दूसरे पर लंब है। बिल्कुल। उसके बाद ये बिंदु कैसे निकाले? तो आसान है सर, ये 1:n में इन दोनों बिंदुओं को ये बिंदु विभाजित कर रहा है। भले ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है L2 पर, लेकिन वो L1 पर भी तो स्थित है। हमें L1 पर स्थित एक बिंदु चाहिए, भले वो बिंदु कहीं पर भी हो। अगर वो बिंदु 0,0 है तो भी हम खुश हैं। अगर वो बिंदु, अगर रेखा मान लीजिए इन दोनों बिंदुओं से यहां से गुजरती तो 1,0 हमारे लिए बिंदु होता, भले वो इस रेखा पर स्थित है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो क्या हम ये बिंदु निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर ये A है, अगर ये B है, तो फटाफट ये M वाला बिंदु निकालिए, इसका प्रवणता निकालिए और रेखा का समीकरण निकाल के बताइए। तो सबसे पहले MAB निकाल ले, स्लोप ऑफ द लाइन AB। इट कैन बी 3 - 0, 3 - 0, y2 - y1 एंड 2 - 1, तो ये आया भाई साहब 3, है ना। तो क्या मैं इस रेखा का प्रवणता निकाल सकता हूं, जिसको आप M1 कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। तो क्या कहा जाए कि इन दोनों की प्रवणताएं M1 गुणा AB की प्रवणता -1 के बराबर होनी चाहिए। तो उस केस में M1 का मान -1/3 आ जाएगा, जो कि हमारे लिए ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। M1 चाहे धनात्मक आए या ऋणात्मक आए, M1 मतलब इस रेखा की प्रवणता जिसका समीकरण हमें निकालना है।
जब भी आपको प्रवणता या जब भी रेखा आपको लंब दे, आप सोचिएगा कि आप प्रवणता ऐसे ही निकालें। दूसरा, आपको ये बिंदु अगर m मिल जाए तो मजा आ जाए। तो m निकालना बड़ा आसान है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि m जो है ना वो अनुपात में विभाजित करता है, और आप लोग कक्षा 10 में अनुपात निकालना सीख चुके हैं। मतलब आपको यह पता है कि एक बिंदु दूसरे दो बिंदु अगर किसी एक अनुपात में विभाजित होते हैं तो वो बिंदु तीसरा बिंदु कैसे आता है? इस वाले बिंदु का इसके अनुपात में गुणा कर दो, इस वाले बिंदु का इसके अनुपात में गुणा कर दो बटा 1 प्लस n। याद है ना, mx1 प्लस ny1 बटा m प्लस n, याद था? तो हमने क्या किया, 1 का गुणा n में किया तो n, 2 का गुणा 1 में किया, ठीक है, तो 2 बटा n प्लस 1 कॉमा 0 का गुणा n में किया तो 0, 3 का गुणा 1 में किया तो 3 बटा n प्लस 1। थोड़ा बिंदु सरल आया ये। तो n प्लस 2 बटा n प्लस 1 और n प्लस 1 3 बटा n प्लस 1 ही m बिंदु है। आपको इस रेखा पर क्या एक बिंदु मिला? मिला। क्या आपको इस रेखा पर प्रवणता मिली? मिली। तो ये बिंदु तो आया ही नहीं, n का मान कहां से पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। सवाल में अगर आपको n दिया है तो आंसर में n आ सकता है। देखिए एक बात यहां नोट कर लीजिए कि प्रश्न में आपको n दिया है, मतलब जो आंसर है या तो वो n के रूप में आ सकता है या n हट जाएगा। चिंता की बात वो नहीं है। अगर आपने कहीं किसी मोड़ पर प्रश्न के अंदर n को कुछ माना होता कि माना n ऐसा है, तो उसका मान निकालने की आवश्यकता होती। यहां n सवाल में दिया है, हमें कोई चिंता की बात नहीं है। हम सीधा सीधा ढाल बिंदु रूप लगाएंगे। क्या होती है? एक बिंदु पता हो तो y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। तो y1 का मतलब 3 बटा n प्लस 1 है ना। तो y माइनस 3 बटा n प्लस 1 बराबर m का मान माइनस 1 बटा 3 x माइनस n प्लस 2 n प्लस 1 है ना। ये x1 है, ये y1 है। अब इसे सरल करना हो तो करो, नहीं करना हो तो जाने दो। कारण इसके पीछे ऐसा है कि आप n को हटा नहीं सकते प्रश्न से। आप n प्लस 1 को यहां गुणा करेंगे तो आपके सामने खूब से खूब प्रश्न ऐसा आ जाएगा, n प्लस 1 y माइनस 3 बराबर माइनस 1 बटा 3 x गुणा n प्लस 1 माइनस n प्लस 2। बस। और ये 1 बटा या 3 को यहां गुणा कर दो यार, है ना। 3 को या माइनस चिन्ह को यहां गुणा कर दो तो यहां पर माइनस रहेगा, यहां प्लस रहेगा, और ये पूरे के पूरे में 3 यहां गुणा आ जाएगा और 9 यहां आ जाएगा। माइनस 1 बटा 3 का माइनस अंदर और 3 यहां गुणा कर दिया। तो बस प्रश्न इससे ज्यादा आप हल नहीं भी कर सकते, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। खूब से खूब वो 2 के साथ माइनस इसको जोड़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर चाहे तो कर ले, 3 गुणा n प्लस 1 y बराबर माइनस n प्लस 1 x प्लस ये n प्लस 2 था, 9 उधर चला जाएगा तो 11 हो जाएगा। और ये आपके प्रश्न का सही जवाब है। यहां मुझे लगता है कि हमने कोई भी कैलकुलेशन वाली गलतियां नहीं की है, ठीक है। n का इसमें गुणा किया तो n और उसके बाद 2 n प्लस 2 बटा n प्लस 1 करेक्ट है, 3 और ये 0 n प्लस 1। उसके बाद m का मान माइनस 1 बटा 3 आया क्योंकि इसका जो प्रवणता है वो 3 आई थी। और उसके बाद ऐसा कुछ, यहाँ पर भी ऐसा कुछ, सबसे पहले माइनस का अंदर गुणा कर दिया, वो भी ठीक है। और उसके बाद n प्लस 1 का यहाँ गुणा कर दिया, वो भी चलेगा। बस इतना सा है सर, ये आंसर है आपका उस सरल रेखा का। मतलब अब इससे ज्यादा आप हल नहीं कर सकते जब तक कि आपको n का मान नहीं पता हो, ठीक। फाइनल आंसर यही है। चाहे तो नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 काफी खूबसूरत है और खतरनाक भी। चलिए, एक रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों के समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से गुजरती है। निर्देशांक अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है, तो यहां अंतःखंड रूप का प्रयोग हो सकता है। देखो, निर्देशांक अक्षों से समान अंतःखंड काटती है मतलब समझ रहे हो? मतलब ऐसा कि जितना x को काटे उतना ही y को काटे, जितना x को काटे उतना ही y को काटे। और साथ में बोला कि ये 2,3 से गुजरेगी,
तो 2,3 अपन यहां मान लेते हैं कहीं, ऐसा मान ले, बिल्कुल मान ले। तो देखिए यार, अगर ये x अक्ष को a,0 पर काटती है तो y अक्ष को ये 0,a पर काटेगी। समान अंतःखंड काटने का मतलब यही है। समान अंतःखंड दो तरह से काट सकती है रेखा, इधर भी काट सकती है a,0, 0,a, इधर भी काट सकती है -a,0 और -0,a, लेकिन 2,3 से ये रेखा कभी नहीं गुजर सकती। 2,3 प्रथम चतुर्दांश का बिंदु है और ये रेखा दूसरे, तीसरे और चौथे चतुर्दांश में घूम सकती है। चलो यार, इतना क्लियर? अगर क्लियर तो सुनो डियर, क्या यहां पर आप अंतःखंड रूप का प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, अंतःखंड रूप तो बड़ा सरल था हमारे लिए। अगर हमें रेखा का x अंतःखंड और y अंतःखंड पता है तो हम यहां पर अंतःखंड रूप का प्रयोग कर सकते हैं। x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। यहां a और b दोनों बराबर है। ये a,0 था, ये 0,b था, दोनों अलग अलग अंतःखंड थे, लेकिन चूंकि a और b यहां पर बोला है कि अंतःखंड समान है, इसलिए b बराबर a, तो समीकरण हुआ x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। ठीक, ओ y बराबर a, y बटा a बराबर 1 या x प्लस y बराबर a। अब चूंकि x प्लस y बराबर a रेखा का समीकरण है, a प्रश्न में था नहीं था, हमने माना। इसको हटाना किसको है? हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे? अरे रेखा पर एक बिंदु दिया है तो ये रेखा 2,3 को संतुष्ट करनी चाहिए, तो आपने 2,3 रख दिया, तो 2 प्लस 3 बराबर a, तो a का मान कितना? 5। अरे इस रेखा पर एक बिंदु पता था ना, तो ये रेखा इस बिंदु को तो संतुष्ट करनी चाहिए थी। मतलब रेखा में अगर बिंदु के निर्देशांक रखे जाएं तो संतुष्ट होना चाहिए। a का मान आया 5, तो फाइनल समीकरण मिला x प्लस y बराबर 5। फिनिश। बिना किसी परेशानी के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। अंतःखंड रूप काफी सरल है यार, इसमें कुछ नहीं करना, बस भाग देना होता है, ना कोई कैलकुलेशन, ना कोई झंझट, बस आंसर करो। बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योग 9 है। और यह सवाल एक बार, मतलब अभी से कुछ समय पहले यह सवाल एक बार जेईई में भी पूछा गया था, ऐसे ही लगभग इसके आसपास घूमता हुआ सवाल। बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। 2,2 से जाने वाली, ठीक है, जिसके द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योग 9 है। तो अपन ने माना कि ये रेखा ऐसी है, ये अंतःखंड काट रही है, मतलब ये यहां पर मान लीजिए a,0 पर काटेगी, यहां पर 0,b पर काटेगी। अंतःखंडों का योग 9 होने का मतलब है कि ये लंबाई प्लस ये लंबाई 9 है। कितनी? 9। तो पहले प्रश्न में या पहली चीज आपको जो दी है वो ये दी है कि a प्लस बी बराबर 9, जहां से आप b का मान लिख सकते हैं a माइनस या 9 माइनस a। दूसरा, रेखा 2,2 से गुजरती है, तो क्या आप सबसे पहले आपको a और b निकालना और कुछ नहीं करना है ना, a और b निकल जाएगा तो रेखा का समीकरण आसान है। आप अंतःखंड रूप को ध्यान रखिए। अंतःखंड रूप से समीकरण क्या रेखा का ऐसे लिखा जा सकता है? इसे पहला रिजल्ट बोल देना, x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। बिल्कुल सही है, चूंकि यह रेखा 2,2 से गुजरती है ना, चूंकि रेखा 2,2 से गुजरती है, तो क्या लिख सकते हैं? 2 बटा a प्लस 2 बटा b बराबर 1। यह हो चुका दूसरा समीकरण। अब चूंकि b बराबर 9 माइनस a है, तो 1 एवं 2 से ऐसा लिखा जा सकता है क्या? दो बटा a
प्लस 2/9 माइनस a बराबर 1। हाँ जी, अब ये गुणा भाग करो फटाफट। क्या गुणा भाग करोगे? 2 गुणा, सुनना ध्यान से, 2 गुणा 9 माइनस a, लघुत्तम ले लो यार, कुछ नहीं करना, और 2a बराबर a गुणा 9 माइनस a। क्या एक द्विघात समीकरण का निर्माण होता हुआ दिख रहा है? देखते हैं। 18 माइनस 2a प्लस 2a बराबर 9a माइनस a का वर्ग। अच्छी बात है ये तो। अगर ये अच्छी बात है तो क्या मैं लिख सकता हूं, यहां से ये दोनों गए, a के वर्ग को इधर लाओ, 9 को यहां लाओ और 18 को यहीं रहने दो। यहां से अगर आपने लिखा तो इसके 2 गुणनखंड आएंगे सर, 6a माइनस 3a प्लस 18, या फिर a यहां से निकाल सकते हैं, तो सीधी सीधी बात है a माइनस 3 a माइनस 6 बराबर 0। तो a का मान 3 और a का मान 6। मतलब क्या है सर? मतलब यह कि आपके पास a के 2 मान आए, 3 और 6। तो a कॉमा b को अगर आप लिखना चाहें कार्तिक क्रमित युग्म में, तो a का मान जब 3 है तो b का मान 9 माइनस 3 मतलब 6, तो ऐसा आ जाएगा। या फिर क्या, या फिर जब a का मान 6 है तो b का मान यहां से 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहां 2 रेखाएं ऐसी है। कितनी? 2 रेखाएं। इनका समीकरण क्या क्या होगा? तो वो तो सरल है, देखो, x/3 प्लस y/6 बराबर 1, या तो ये रेखा होगी, या क्योंकि इसी समीकरण में a और b के मान रख दो, या फिर x/6 प्लस y/3 बराबर 1। ये 2 रेखाएं ऐसी होगी, ऐसी 2 रेखाएं होगी, और ये बात पूरी तरह से सत्य है। प्रश्न में ये नहीं बोला कि a बड़ा है या b बड़ा है। अगर ये बोलते कि b a से बड़ा है तो अपन 6,3 नाम का बिंदु लेते। अगर ये बोलते कि a b से बड़ा है तो अपन 6,3 बिंदु लेते, यहां 3,6 लेते। लेकिन ये तो बोला नहीं है, मतलब a का मान 3 b का मान 6 हो सकता है, या a का मान 6 b का मान 3 हो सकता है। दोनों केस अपन ने यहां रख कर देख लिए। इस तरह से इस प्रश्न का जवाब आपके सामने हल हो जाता है। डन है क्या? चलें आगे बढ़े। देख लीजिए प्रश्न नंबर 13 ऐसा है, और यहां पर भी आपको समीकरण ही निकालना था, लेकिन चूंकि यहां पर आपको समीकरण के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, आपने अंतःखंड रूप से पहले अंतःखंड निकाले फिर समीकरण निकाला। ये रूप बड़ा आसान है अंतःखंड वाला, याद रख लेना इसको। चलिए प्रश्न नंबर 13 समाप्त। चाहे तो फटाफट नोट कीजिए, वरना हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, जो कि ऐसा है। बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष को 2,3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला तो प्रश्न ऐसा है, अभी प्रश्न पूरा खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो पहले वाला निकालते हैं, बाद में दूसरे वाला समझेंगे, है ना। तो पहले अपन पार्ट 1 कर देते हैं सवाल को यार, 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं भाई साहब। पार्ट 1, 0,2 से जाने वाली और x धन अक्ष से 2 पाई/3 का कोण बनाने वाली। 2 पाई/3 मतलब 120 डिग्री, और 0,2 से जाएगी 120 डिग्री, मतलब कोण ऐसे बनेगा। 0,2 नाम का बिंदु यहां कहीं होगा। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं, मतलब सहमत भी है? तो क्या रेखा का समीकरण ऐसा हो जाना चाहिए, है ना। फोटो ऐसे ही दिखेगा। ये कोण है 2 पाई/3। देखो यार, आपको एक बिंदु दिया है, लेकिन ये बिंदु स्पेशल है। स्पेशल क्या है? इस बिंदु में खासियत यह है कि y अक्ष पर स्थित है, मतलब जहां बिंदु y अक्ष को काटेगा। अगर यह बिंदु y अक्ष को काटेगा तो क्या मैं लिख सकता हूं बिंदु का y अंतःखंड कितना है? देखो y अंतःखंड जिसे आप c कहते हैं वो 2 के बराबर है। 0, c यही होता है ना।
अब यहां पर मैं y बराबर एम एक्स प्लस सी लगा सकता हूं अगर m पता चल जाए तो m कितना है, m बराबर है 10 2 पाई बटा 3। फटाफट 10 2 पाई बटा 3 को पाई बटा 2 प्लस पाई बटा 6 लिखो। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं, 120 होता है ना, ये 2 पाई बटा 3 120, 120 को लिख दे 90 प्लस 60, 90 का मतलब पाई बटा 2, तो 10 पाई बटा 2 और ये 10 पाई बटा 6। फटाफट इसका मान निकालकर y बराबर एम एक्स प्लस सी लिखकर इस रेखा का समीकरण कमेंट बॉक्स में लिखो। तो चूंकि उम्मीद है आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया है कि 10 पाई बटा 2 प्लस थीटा 90 डिग्री के सापेक्ष मतलब पाई बटा 2 या y अक्ष के सापेक्ष कैलकुलेशन करने से 10 कॉट में बदल जाता है। पर क्या ये कॉट तीसरे चतुर्थांश में है, नहीं, दूसरे में पहुंचा है। 10 दूसरे में पहुंचा है, पाई बटा 2 प्लस थीटा, तो भाई साहब ये दूसरे में पहुंचा है तो दूसरे चतुर्थांश में इसके आगे ऋणात्मक लगता है क्योंकि 10 माइनस होता है। तो इसीलिए m का मान -10 पाई बटा 6 या फिर साफ साफ तौर पर m बराबर -1 बटा √3 होना चाहिए। एंड ये भी आप लोगों के सामने एक बेहतरीन चीज मिल चुकी है। ओके यार, m पता है, c पता है, तो क्या आप यहां पर y बराबर एम एक्स प्लस सी का प्रयोग कर सकते हैं? अच्छा, y बराबर एम एक्स प्लस सी का नाम क्या है? सिंपल है, देखो m निकाला जाता है मतलब ढाल निकाली जाती है। ये एक बिंदु होता है तो आप इसे बिंदु ढाल रूप कह सकते हैं, लेकिन यह बिंदु स्पेशल है, y अक्ष का अंतःखंड, तो ढाल अंतःखंड रूप से, बस, तो ढाल अंतःखंड रूप से। तो भाई साहब ढाल अंतःखंड रूप से क्या निकाला जाता है? y बराबर एम एक्स प्लस सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी या y बराबर 1 बटा √3। इसका अपन एक शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ेंगे ना समांतर रेखाएं निकालने का, पर अभी नहीं। रुको 0,2 से जाने वाली थी ना ये, तो अपन ने थोड़ा सा गलत बनाया क्या फोटो? थोड़ा सा गलत है, मतलब सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो y अक्ष है 0,2 का मतलब है x अक्ष जो है वो नीचे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 पाई बटा 3 वहां की जगह यहां आ जाएगा, है ना। 2 पाई बटा 3 जो है वो यहां की जगह यहां आ जाएगा। जो 2 पाई बटा 3 है वो हमारे पास यहां ना होकर यहां हो जाएगा, चलेगा। ये जो कोण है वो 2 पाई बटा 3 है। क्लियर है? क्लियर है। तो क्या वो रेखा का समीकरण है? समीकरण। उसके बाद बोला है कि इसके समांतर y अक्ष को मूल बिंदु से दो इकाई नीचे। अपन ने उस सवाल में, मतलब अब अपन करते हैं इसका पार्ट 2। ये सवाल समाप्त है, इसको चाहो तो थोड़ा बहुत और ठीक कर सकते हो, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इसी के समांतर एक रेखा चाहिए जो -2 या 2 इकाई नीचे कट करे। उस चक्कर में अपन ने फोटो थोड़ा गलत नहीं, मतलब दूसरा पार्ट बना लिया था। तो दूसरे पार्ट का मतलब यहां पर यह है कि इस प्रश्न में पार्ट नंबर 2 अगर अपन लिखने जाएंगे, कौन सा? पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 कहेगा आप लोगों से, सुनना ध्यान से, कि यार अगर ये रेखा ऐसी है, कौन सी? ये वाली। इसका समीकरण मुझे पता है, y बराबर 1 बटा √3x प्लस 2 है ना। ये कौन सी है? y बराबर -1 बटा √3x प्लस 2 है। अगर ये ऐसी है तो एक ऐसी रेखा जो यहां पर कट करे 0,-2 पर, y अक्ष से 2 इकाई नीचे, y अक्ष से 2 इकाई ऊपर पहला पार्ट था, y अक्ष से 2 इकाई नीचे अब दूसरा पार्ट है। तो सिर्फ क्या c की जगह -2 हो जाएगा। तो अब यहां पर c की जगह इसे c1 कह दो, -2 हो जाएगा। तो इस केस में समीकरण जो होगा वो क्या रहेगा? ध्यान से सुनो। क्या दोनों रेखाएं समांतर है? दी हुई है। तो अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो पहली रेखा का और दूसरी रेखा की प्रवणता बराबर होनी चाहिए, अगर रेखा समांतर है तो। बिल्कुल। तो बस -1 बटा √3x, c की जगह -2, एंड दैट इज द फाइनल आंसर।
और कुछ नहीं करना था। प्रवणता सेम है, बस सी बदल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 यहां से समाप्त होता हुआ बात करेंगे प्रश्न नंबर 15। 15 प्रश्न कैसा होगा मुझे भी नहीं पता। अगर आपने प्रश्न नंबर 14 कर लिया है तो 15 भी आप कर सकते हैं, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से -2,9 पर मिलता है तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। खतरनाक चीज है ये, मतलब ये जो प्रश्न है ये वाकई में काफ़ी खतरनाक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो यहाँ ढाल दी है, रेखा पर एक बिंदु जरूर दिया है, और साथ ही साथ आपको लंब रूप में रेखा दी है। लंब में कोण दिया होना चाहिए मूल बिंदु का, वो दिया नहीं है। लंब जो है वो भी नहीं दिया है। देख लो सवाल में कुछ नहीं दिया है। पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूँ। थोड़ा सा सवाल जो है वो खतरनाक है, और खतरनाक इसलिए है कि सवाल मतलब फोटो तो आप बना दोगे कि सर मूल बिंदु से लंब है, तो अपन मान लेते हैं कि फोटो ऐसा हो जाएगा, 2,9 पर काटेगा, मतलब ऐसा कहीं काट लेना चाहिए। चलो 2,9 मान लेते हैं, यहाँ कहीं होगा, है ना। थोड़ा सा मैं फोटो को ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये जो लंब है वो 2,9 पर काटेगा, ये लंब है ऐसा कुछ, ये 2,9 पर काटेगा रेखा को। आपको लंब की लंबाई दी है? नहीं दी है, नहीं दी है ना, नहीं दी है। क्या आपको, ध्यान से सुनना, क्या आपको कोण दिया है? नहीं दिया है, वो भी नहीं दिया है, लंब की लंबाई भी नहीं दी है। अगर ये कोण पता होता और ये लंबाई पता होती तो बात अलग थी, है ना। अगर ये O बिंदु है और ये M बिंदु है तो मैं P लंबाई को तो निकाल सकता हूं, बड़ी आसान है यार। O से M की दूरी, P लंबाई कितनी, O से M की दूरी। यहां पर हमें लंब रूप का प्रयोग करना है, हमको ये पता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर P होना चाहिए। P तो निकल गया। O से M की दूरी, O मतलब 0,0 नाम का एक बिंदु, O मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु से लंब की दूरी है, मूल बिंदु से दूरी है, तो क्या ये 2 - 0 का वर्ग और 9 - 0 का वर्ग, तो P का मान √85 होना चाहिए, होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसका बड़ा व्यू देखो। मान लेते हैं यहां से अगर मैं लंब डालूं तो ये बिंदु A पर, और यहां से अगर लंब डालूं तो ये बिंदु B पर कटेगा। अब इस फोटो को थोड़ा बड़ा बनाते हैं अपन, क्योंकि हमें cos अल्फा और sin अल्फा निकालने की अत्यंत आवश्यकता है। यह बिंदु P है 2,9, जो कि M नाम का एक बिंदु है ना। हमने यहां से इसे जोड़ा है, जिसकी दूरी हमें पता चल चुकी है, चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल बात नहीं है। यह दूरी पता है, त्रिभुज की मदद से मैं अल्फा कोण निकालने की तरफ बढ़ रहा हूं, है ना। ये अगर कोण अल्फा है तो यहां से यहां लंब अगर डाला जाए, अगर ये बिंदु A है और यहां से यहां अगर लंब डाला जाए, आपको पता है अगर ये बिंदु 2,9 है तो ये जो लंबाई है वो 2 हो जाएगी, और ये जो लंबाई है वो 9 हो जाएगी। ये लंबाई कितनी होगी? 2 होगी, ये लंबाई 9 हो जाएगी। सभी कुछ लंबाई, मतलब अपन जो लंबाई को दिशा है, दिशा भी ले लो साथ में, मतलब धनात्मक हो तो धनात्मक, ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक। यहां धनात्मक है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो क्या आप यहां पर cos अल्फा और sin अल्फा निकाल सकते हैं? cos अल्फा बड़ा आसान निकालना, cos अल्फा 2/9, sin अल्फा 2/9 नहीं, 2/OM, या मैं एक बार इसको लिख देता हूं पूरा। cos अल्फा जो है वो ये दूरी O से A की दूरी बटा O से M की दूरी, OA बटा OM। तो क्या यहां से cos अल्फा 2/रूट या वर्गमूल 85 हो जाएगा, हो जाएगा 2/85। sin अल्फा वो भी बड़ा आसान है, sin अल्फा कैसे निकालेंगे वो तो निकल चुका यार। जैसे हमने cos अल्फा निकाला, A से M की दूरी बटा O से M की दूरी, जो कि आ जाएगा 9/85 का वर्गमूल। डन। तो आपके सामने cos अल्फा, sin अल्फा और P है। क्या आप इस रेखा का समीकरण नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। किस रूप से?
समीकरण है लंब रूप से। कौन सा समीकरण? लंब रूप। लंब रूप अपन ने पढ़ा है क्या होता है। लंब रूप का मतलब है अगर मूल बिंदु से रेखा पर लंब दिया हो और लंब का धनात्मक x के साथ कोण दिया हो। हमें उस कोण से मतलब नहीं है, कोण के cos अल्फा sin अल्फा से मतलब है। क्या होता था? cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। आपके सामने x है, आपके सामने y है, आपके सामने cos अल्फा sin अल्फा p है, तो आपने समीकरण में लिख दिया x गुणा 2/√85 प्लस y गुणा 9/√85 बराबर 85 का वर्गमूल। ये 85 को वहां भेज दोगे तो फाइनल समीकरण आपके पास मिलेगा 2x प्लस 9y बराबर √85 गुणा √85 और यह आपका सही जवाब है। डन है यार, देख लो फटाफट अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो। और ये जो रेखा है ये आपको मिल गई है इस रूप में। अब यहां पर अगर इसी सवाल को थोड़ा सा मैं मान लो, ये सवाल हल ही नहीं होता, अभी मैंने हल नहीं किया, यहां एक लाइन होती, आपको ज्ञात करना है उस रेखा का प्रवणता। तो ये समीकरण निकालने के बाद इसको y बराबर mx प्लस c में बदलने के बाद प्रवणता आती -2/9। अभी उसको और सरल तरीके से निकालना सीखेंगे। उसके बाद अगर पूछा जाता कि ये जो रेखा है ऐसी निकलेगी, मतलब ये बोला कि ऐसी ऐसी एक रेखा है, उस रेखा के x और y अंतःखंड निकालो। तो x अंतःखंड निकालने के लिए, y अंतःखंड निकालने के लिए कुछ नहीं, इसको 85 से भाग दे दो तो 2/85x 9/85y बराबर 1। तो ये जो बिंदु आएगा वो 85/2 और ये जो आएगा वो 85/9 आ जाएगा। सरल है। एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करने के बाद आप बहुत सी चीजें निकाल सकते हैं। अंतःखंड रूप का प्रयोग करके आपको x और y अंतःखंड मिल जाएंगे, y बराबर mx प्लस c का प्रयोग करके आपको y अंतःखंड और प्रवणता मिल जाएगी, है ना सर। बहुत सारी चीजें मिल सकती है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 बिना समय गवाए। तांबे की छड़ की लंबाई सेल्सियस ताप का रेखिक फलन है। मतलब आपने भौतिक में पढ़ा होगा कि अगर किसी भी छड़ की लंबाई है तापमान के साथ वो रेखिक फलन के रूप में बढ़ती है ना। शायद L बराबर L0 प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, ऐसा कुछ मुझे जहां तक याद है। प्रयोग में यदि L और C ऐसे ऐसे दिए हों, L और C ऐसे ऐसे दिए हों तो L को C के पदों में व्यक्त करना है। मतलब आपको कुछ नहीं, एक L एक C दूसरा L दूसरा C दिया है, आपको यहां पर सरल रेखा के रूप में L और C को व्यक्त करना है। तो आपको दो बिंदु रूप के रूप में यहां पर चीजें दी है। L1, C1 दिया है, तो L1, C1 1 2 4, 9 4 2, C1 दिया है 20। और यहीं पर अगर L2, C2 दिया हो तो L2, C2 मतलब 1 2 5, 1 3 4, 110, ऐसा कुछ। तो आप क्या कीजिए, आप यूं मानिए कि यहां पर जो समीकरण है वो x तथा y में है। x की जगह L है, y की जगह C है, ठीक है। तो क्या मैं यहां से दो बिंदु रूप के रूप में समीकरण निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। C माइनस C1 बराबर, या x नहीं, x की जगह L1 है तो L सही तो था यार, C माइनस C1, y माइनस Y1 होता है ना। तो C माइनस C1 बराबर C2 माइनस C1 बटा L2 माइनस L1 गुणा L माइनस L1, ऐसा कुछ। अब ये कुछ चीजें ना, C2 माइनस C1 यही निकाल लो, L2 माइनस L1 यही निकाल लो, थोड़ा सरल पड़ेगा, है ना। तो C माइनस C1 मतलब 20, C2 माइनस C1 निकाल लेते हैं यार, C2 माइनस C1 यही निकाल लेते हैं पहले आसानी से। 125 या 125.134 में से आपको घटाना है 124.942, ठीक है। तो 1134 में से, क्योंकि यहां तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, दशमलव के आगे शून्य बचना है क्योंकि 134 है और ये 942 है, ठीक। तो बाकी सब भूल जाओ, 1134 में से 942 घटाना है। इसमें से 1134 में से 942 घटाना है और कुछ नहीं। तो ये 2
तो यहां पर 2, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 9, है ना, तो यहां पर 9 और 1, तो 192, ठीक। तो यहां पर बचेगा 0.942 या 192, 92 ना, तो 1, 9 और 2। लेट्स वेरीफाई वंस अगेन, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद L2 माइनस एवन 110 माइनस 20 मतलब 90, और L माइनस 120 या L माइनस L1 जो है, अच्छा हमने उल्टा कर दिया ना, C2 माइनस C1 तो सरल था, L2 माइनस L1 निकालना था, ये तो थोड़ा सा मैं यहां पर कंफ्यूज हो रहा हूं। L2 माइनस L1, ये L2 माइनस L1 है, C2 माइनस C1 तो 90 था, उल्टा लिख दिया है अपन ने, तो ये तो 90 है C2 माइनस C1, और L2 माइनस L1 जो है वो आया 0.192, L माइनस 124.942। अब ये जो कैलकुलेशन है वो आप लोगों के हवाले बहुत ज्यादा है। मैंने क्या किया है, इस बिंदु को L1, C1, L2, C2, तो हमें चूंकि ऊपर C2 माइनस C1 चाहिए, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 गुणा x माइनस x1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y माइनस y1 x माइनस x1, x की जगह L है, y की जगह C है, तो C2 माइनस C1 तो सिंपल था, 90 था, अपन ने गलत लिख दिया थोड़ा सा। L2 माइनस L1 125 माइनस 125.134 माइनस 124.942, घटाने के बाद 0.9192 बचेगा, जो कि ऐसा आया, ठीक। अब इसको आने के बाद क्या करेंगे सर, तो इसे सरल करना है, 90 से 192 कटने का कोई चांस नहीं है, चाहो तो देख लो, ये 0 0 वाली चीजें जितनी रख सकते हो जीवन में उतनी रख लो, ठीक है। तो आपके सामने कैंसिल करना फायदेमंद रहेगा क्या, 190 95 का डबल होता है, और यहां पर बचेगा 96, ऊपर चला जाएगा 9000, बड़ा मुश्किल है, देख लो एक बार। C माइनस 20 बराबर 9000 और ये 192, और L माइनस 124 बटा 942। अगर मैं इसे काटने की कोशिश करूं 2 से तो 96, ठीक है, फिर अगर काटूंगा तो ये बचेगा 90 या 48 नहीं, 48 नहीं, 43 का डबल 96। कैलकुलेशन है, कुछ मत करो, अंदर अंदर गुणा कर दो, इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट चाहिए। इसको यहाँ गुणा करके उसको वहाँ गुणा करके, बाकी जितना घटा सकते हो उतना घटा दो, जितना रखना उतना रख लो, या फिर यहाँ भी सही है प्रश्न, इसको भी चेंज नहीं करना, ये भी आपका फाइनल आंसर है। L जो है वो L को C के पदों में व्यक्त करना था, जो हो चुका है, डन, इतना सा है। L को व्यक्त करना है C के पद में, तो और थोड़ा सिंपल है, क्या लिख सकते हैं कि C 192 में C माइनस 20 का गुणा कर दो, बटा भाग दे दो 9000 का, प्लस 124.942, ये L C के पदों में व्यक्त हो चुका है, यहां C L के पदों में व्यक्त हो रहा था, दैट्स इट। तो ये प्रश्न आपका समाप्त होता हुआ, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 40 रुपए प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध 16 लीटर प्रति लीटर की भाव से बेच सकता है, ठीक है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य संबंध को रेखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। सवाल सरल है, अगर आप मान लें, ठीक है, कि दूध की मात्रा जो है वो x है, ठीक है, और भाव जो है वो y है, तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर मैं x1, y1 लिखने की कोशिश करूं तो, सुनना ध्यान से, 980 14 रुपए लीटर के भाव से बेच सकता है ना। और भाव से बढ़िया अपन एक काम करते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है, ये भी ठीक है, उसको कुल कितना पैसा मिलेगा वो कैलकुलेट कर लो, वो बेटर है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य, आपको विक्रय मूल्य की बात करनी है, तो एक काम करते हैं, अपन विक्रय मूल्य को y मान लेते हैं, ठीक है, किसको मान लेते हैं, विक्रय मूल्य को,
भाव ना लिखते हुए विक्रय मूल्य। ठीक, अब यहां दो तरह के काम हो सकते हैं, या तो आप y को 14 लिख दो चलेगा, या फिर आप 980 गुणा 14 लिख दो। दोनों पर दोनों सवाल जो मतलब दो तरह की चीजें हो सकती है कि 980 रुपए लीटर बेचने पर या 980 लीटर बेचने पर उसने 1 लीटर का कितना पैसा मिला, या फिर 980 लीटर बेचने पर उसे टोटल कितना पैसा मिला। टोटल पैसा 980 गुणा 14 हो जाएगा। ठीक है क्या, ये बात क्लियर है? मतलब जब उसके पास ज्यादा दूध होता है या 980 रुपए लीटर दूध होता है, वो 14 रुपए के हिसाब से बेच देता है। जब उसके पास 1220 लीटर दूध होता है, वो 16 रुपए के हिसाब से बेच देता है ना। मतलब अगर ज्यादा दूध आएगा तो वो ज्यादा मूल्य बढ़ा देगा, मतलब ज्यादा फायदा चाहिए। लोग क्या करते हैं अमूमन, अगर चीजें कम होती है तो भाव बढ़ते हैं, यहां उल्टा है, चीज कम तो भाव भी कम, है ना। तो हम विक्रय मूल्य को 14 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब फटाफट एक बार कोशिश करके देखो विक्रय मूल्य और मात्रा के बीच में संबंध क्या स्थापित होता है। ठीक है, तो देखो आप चाहे टोटल विक्रय मूल्य से करो, ठीक है, या विक्रय मूल्य प्रति लीटर से करो, बेटर रहेगा प्रति लीटर से करें, कैलकुलेशन थोड़ा कम लगेगा। अगर टोटल विक्रय मूल्य से करेंगे तो टोटल विक्रय मूल्य जो होगा वो इस वाले केस में इतना आएगा, इस वाले केस में 1220 गुणा 16 आएगा, है ना। मतलब जो प्रति लीटर का भाव रहेगा आने वाले केसेस में, मतलब जो संबंध आप इन दोनों के बीच स्थापित करेंगे, किसके बीच, विक्रय मूल्य तथा मात्रा के बीच, उसमें कहीं ना कहीं इन दोनों का इंपैक्ट रहेगा। तो बेटर है अपन प्रति लीटर मूल्य भाव ले लेते हैं 14 और दूसरा x2y2 मतलब 1220,16। अब क्या यहां एक रेखिक समीकरण बनाया जा सकता है? इनके मध्य आपके सामने दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदु रूप से क्या आप y और x के मध्य एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, y माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ऐसा कुछ, है ना। हमने y को विक्रय मूल्य माना है प्रति लीटर, है ना, ये प्रति लीटर है, विक्रय मूल्य प्रति लीटर। x2 माइनस x1 मतलब 1220 माइनस 980 गुणा x माइनस x1 मतलब 980। अब आपने इनके बीच संबंध स्थापित कर दिया है। संबंध जो है वो रेखिक है, ये मानते हुए प्रश्न बोला है कि इसके संबंध को रेखिक मानते हुए, मतलब ये दोनों आपस में सरल रेखा बनाएंगे। अगर ये बोला जाता है कि समीकरण रेखिक नहीं है तो फिर ये प्रश्न अपन हल ही नहीं कर सकते थे अभी के लिए। ठीक, तो y माइनस 14 बराबर 2 बटा 1220 में से अगर 1000 चले गए तो 220 और 2 का असर मिल जाएगा तो 240 x माइनस 980, यह इन दोनों के बीच संबंध है। अब आपको क्या निकालना है? आपको यह निकालना है कि कितना लीटर दूध होगा, इसे y माइनस 14 बराबर 120 x माइनस 980 हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको निकालना है कि क्या x का मान हो, मतलब क्या भाव हो जब आप 17 लीटर प्रति या 17 के भाव से बेचें, 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचे तो कितना दूध बेचना पड़ेगा। मतलब x का मान निकालना है जब y का मान 17 हो, बात खत्म। तो जब y का मान 17 है, x का मान रख दो, आपके सामने फटाफट मिल जाएगा कि कितने लीटर दूध बेचा गया है। तो जब y बराबर 17 हो तो 17 माइनस 14 3, ठीक, तो 3 गुणा 120, 17 माइनस 14 बिल्कुल बराबर x माइनस 980। तो ये तो मिला 360 प्लस 980 बराबर x, तो x बराबर 0 14 और ये मिलेगा 13। तो 1340 लीटर दूध बेचना पड़ेगा 17 के भाव तक जाने के लिए। ये फाइनल आंसर है। अब कई किताबों में विक्रय मूल्य को x मानते हुए और मात्रा को y मानते हुए जवाब दिया जा सकता है। दोनों तरीके सही है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आपका आंसर फाइनल वही आएगा 1340। अगर आप y को
मात्रा मानेंगे, x को विक्रय मूल्य मानेंगे, तो आपको y का मूल्य मिल जाएगा 1340 लीटर। तो यह आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 17 खत्म होता हुआ 18 प्रश्न, सरल सवाल। अक्षों के बीच का रेखाखंड या अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु a बटा या a कॉमा b है, तो दिखाइए कि रेखा का समीकरण x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2 है। आपको प्रश्न ऐसा बोला है कि एक रेखा है जो इन दोनों को कहीं यहां काटती है a कॉमा b पर, वो पता नहीं कहां काटती है, मान लेते हैं यहां काटती है अल्फा कॉमा 0 और 0 कॉमा बीटा पर। तो सर अभी तक तो आप a कॉमा b लेते थे, ऐसा इसलिए लेना पड़ा कि अगर ये बिंदु a है और ये बिंदु b है तो आपको a तथा b का एक मध्य बिंदु दिया है जिसे आपने कहा a कॉमा b, ये इसका मध्य बिंदु है जिसे आपने कहा m। तो m जो बिंदु है वो a कॉमा b है, a तथा b का मध्य बिंदु। आपको इस रेखा का समीकरण निकालना है, तो रेखा का समीकरण बड़ा आसान है। रेखा का समीकरण किस रूप से निकालेंगे? अंतःखंड रूप से, इसमें तो कोई चिंता की बात नहीं है। x बटा वो संख्या जहां x अक्ष से काटा है, तो x बटा अल्फा प्लस y बटा बीटा बराबर 1, यह है अंतःखंड रूप। अब आपको अल्फा और बीटा को a तथा b के रूप में लिखना है। अब चूंकि m जो है वो ab का मध्य बिंदु है, तो क्या आप मध्य बिंदु रूप का प्रयोग कर सकते हैं? हां जी, इसीलिए m जो कि a कॉमा b नाम का एक बिंदु है, वो होना चाहिए AB का मध्य बिंदु अल्फा प्लस 0 बटा 2, मतलब अल्फा बटा 2, B बिंदु 0 प्लस बीटा बटा 2, मतलब बीटा बटा 2। तो क्या अल्फा बटा 2 A के बराबर होना चाहिए और बीटा बटा 2 B के बराबर होना चाहिए? होना चाहिए। तो क्या आप अल्फा का मान 2A और बीटा का मान 2B लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद इसे आपने समीकरण नंबर 2 कह दिया। अगर आपने समीकरण नंबर 2 कह दिया तो क्या 1 और 2 के प्रयोग से 1 एवं 2 से x बटा 2a प्लस y बटा 2b बराबर 1 या x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1? ओ 1 नहीं 2 है ना, ठीक है, 2 वहां चला गया। तो यही आपको सिद्ध करना था वास्तव में। ठीक, तो प्रश्न हल हो चुका है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये एक और प्रश्न है जो हमने हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अंतःखंड रूप काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया बढ़िया प्रश्न अंतःखंड रूप से बनते हैं। और अभी तो लंब रूप भी खैर इंटरेस्टिंग तो सारे हैं, पता है, आगे जाकर आपको लगेगा कि हाँ ये सारे उपयोगी थे। और अभी हम आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और भी पढ़ने वाले हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 समाप्त, प्रश्न नंबर 19 शुरू। अक्षों के बीच रेखाखंड को h के 1:2 में विभक्त करता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहां अलग कहानी है, कहानी वही है, चिंता की बात नहीं है। कहानी ये कि भाई साहब एक रेखा है ऐसी, ठीक है, उसके बीच में एक बिंदु है h, k। ये कौन सा बिंदु है? h, k। ये इस AB बिंदु को 1:2 में विभाजित करता है, मतलब x अक्ष के साथ a और y अक्ष के साथ 1:2 में इस AB रेखा को विभाजित करता है। h, k प्रश्न में दिया है, इसलिए जवाब में भी h, k या h और k के रूप में आंसर आ सकता है। इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्या प्रश्न ये कि h, k जो है वो AB रेखा को A:B में तोड़ता है। यहां R बिंदु दिया है, तो एक काम करते हैं, जब बिंदु R होता है तो इसे AB की जगह PQ लिखा जाना चाहिए। मतलब ऐसा कोई जरूरी नियम नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं, कहने का मतलब ऐसा है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसे आप P ही लिखो और इसे Q लिखो। तो PQR जैसा सीक्वेंस अच्छा लगता है देखने में। तो देखो
क्या P बिंदु के निर्देशांक आप फिर से अल्फा कॉमा शून्य मान सकते हो? अल्फा कॉमा शून्य नहीं, अब तो A कॉमा B मान सकते हो। A कॉमा शून्य और इसके निर्देशांक शून्य कॉमा B। इतना ठीक, इतना ठीक। क्या R बिंदु के निर्देशांक निकाले जा सकते हैं? निकाले जा सकते हैं। यहां से सुनना ध्यान से। क्या मुझे यह पता है कि P Q को R 1:2 में विभाजित करता है? चूंकि P Q को R 1:2 में विभाजित करता है, अभी सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। तो क्या मैं R को P और Q के निर्देशांक के रूप में लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। इसीलिए R नाम का जो बिंदु है जो कि H, K के रूप में दिया है, वो A प्लस 0 बटा, देखो इसको इसमें गुणा करोगे, A को 2 में गुणा करोगे, 1 को 0 में गुणा करोगे, A गुणा 2 प्लस 1 गुणा 0 बटा 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1, है ना। ये तो x निर्देशांक है। आपको अनुपात निकालना आता है ना, या नहीं आता है? कमेंट कर देना नहीं आता है तो। b को 1 में गुणा करेंगे, 2 को 0 में गुणा करेंगे, तो 0 गुणा 2 प्लस b गुणा 1 बटा फिर से 2 प्लस 1। तो क्या यहां से लिखा जा सकता है कि r जो कि h, k है वो वास्तव में 2a बटा 3 और b बटा 3 है? हाँ, अगर ऐसा लिखोगे तो आपको मिलेगा कि h जो है वो 2a बटा 3 एवं k जो है वो a बटा 3 होना चाहिए, जहां से साफ साफ a का मान 3h बटा a या 3h बटा 2 और b का मान 3k हो जाएगा। k की जगह यहां a नहीं है, b है। डन है क्या? देख लो ऐसा कुछ। तो a और b मिल गए आपको। जवाब सवाल में h और k थे, इसलिए जवाब में h के आना चाहिए, अपन ने a b को हटा दिया। तो चूंकि आपको पता है कि समीकरण में क्या होता है, समीकरण होता है x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1, जिसका मतलब है x बटा 3h बटा 2 प्लस y बटा 3k बराबर 1। साफ साफ तौर पर 2x बटा 3h प्लस 3y या y बटा 3h y बटा 3k बराबर 1, या फिर 2x बटा h प्लस y बटा k बराबर 3। और इसी प्रश्न का यह जवाब हो चुका है। डन डन। सो इस तरह से आपने इस प्रश्न का जवाब भी निकाल लिया है h और k के रूप में। अब h और k नहीं पता तो जवाब यहां तक छोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 समाप्त। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। नहीं आए तो वो कमेंट सेक्शन का फायदा उठाइए, अपना जवाब लिखिए, प्रश्न लिखिए और जवाब लीजिए। शायद ये जो प्रश्न है ये हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अलग तरह से पूछा है। मतलब ऐसा प्रश्न अपन कई बार देख चुके हैं। रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु 3,0 -2, -2 और 8,2 संरेख है ना। चलो तो सुनना ध्यान से। रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए आपको सिद्ध करना है कि 3,2 या 3,0 -2, और 8,2 A, B और C, 3,0 -2, और 8,2 ये तीनों संरेख है। आपको इसका बताना है। तो बेसिकली देखो यार, आपने क्या किया, आप A और B का प्रयोग करके रेखा का समीकरण लिख दो। रेखा के समीकरण का प्रयोग करना है ना,
संरेखता का प्रयोग करना होता तो आप प्रवणता निकाल के बता देते कि भाई साहब इन दोनों की प्रवणता और इन दोनों की प्रवणता बराबर है, इसलिए तीनों बिंदु संरेख है। लेकिन यहां पर आपको रेखा का समीकरण निकालना है, तो मैं लिख दूं ए बी रेखा का समीकरण निकाल लेता हूं। कैसे? ए बी रेखा का समीकरण, इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लो, दो बिंदु रूप से निकल जाएगा, दो बिंदु रूप से। देखो y माइनस शून्य बराबर y2 मतलब -2, x2 मतलब -2 -3 बटा x -3। देख लो इतना है। तो यहां से आपको मिलना चाहिए y बराबर 2/5 x -3। इतना ठीक है, समीकरण इतना ही ठीक है। यह रेखा ए बी का समीकरण है। अभी ध्यान से सुनो, अगर ए बी रेखा, अब ए बी रेखा तो आजाद है, कहां से चली पता नहीं, कहां गई पता नहीं। तो अगर ए बी रेखा के अंतिम बिंदु और शुरुआती बिंदु हमें नहीं पता है, तो इस पर तो अनंत बिंदु होंगे। अरे भले ए बी रेखा नहीं होती, रेखा खंड भी होता तो एक छोटे से टुकड़े रेखाखंड पर भी अनंत बिंदु होते हैं, इतनी सी बड़ी रेखा पर भी अनंत बिंदु होते हैं, इतनी बड़ी रेखा पर भी अनंत बिंदु होते हैं। तो अगर ए बी के बारे में बात की जाए तो इस पर अगर यदि इसी रेखा पर कहीं सी स्थित है तो सी इस रेखा को संतुष्ट करना चाहिए। वो सभी बिंदु जो ए बी रेखा या ए बी रेखा खंड पर स्थित है या उस रेखा से जो ए बी से गुजरती है उस पर स्थित है, तो वो इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो हम सी को इसमें देख लेते हैं। ठीक है, बात खत्म। सी 8,2 को समीकरण 1 में रखने पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर इस पर स्थित है तो समीकरण को संतुष्ट कर जाएगा, नहीं होगा तो LHS बराबर RHS नहीं आएगा। y का मान 2, y का मान 2, 2/5, x का मान 8, 8 -3, मतलब y की जगह 2 रख दो, x की जगह 8 रख दो, तो 2 बराबर 2/5 और ये मिला 5, तो यहां से 2 बराबर 2, तो LHS बराबर RHS, और LHS बराबर RHS इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए, तो प्रश्न नंबर 20 भी आपके सामने समाप्त होता हुआ। बढ़ते हैं आगे तो बढ़ने की यहां कहानी है नहीं, समाप्ति की घोषणा है। तो अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के लेक्चर्स को YouTube पर देख रहे हैं, काफी अच्छी बात है। अगर आप YouTube के अलावा इस लेक्चर को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने की कोशिश करें तो और भी अच्छी बात होगी। www.magnetbrains.com पर जाइए, वहां पर कक्षा 11वीं CBSE हिंदी माध्यम का सिलेक्ट कीजिए, कक्षा 11वीं सिलेक्ट कीजिए, गणित विषय को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप गणित विषय को सिलेक्ट करेंगे, ऐसी बहुत सी चीजें आपके जीवन में आ जाएगी, मतलब दिख जाएगी, जीवन में आ जाएगी, मतलब सारी चीज़ें जो NCERT पढ़ाई जा रही है वो आपको दिख जाएगी। यहाँ बहुत सारे चैप्टर्स हैं, नीचे जाकर आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करने से वहाँ पर किसी भी एक चैप्टर पे क्लिक कीजिएगा। जिस चैप्टर पे क्लिक करेंगे उसके बहुत सारे वीडियोज़ आपको दिखेंगे। जो टॉपिक आपको पढ़ना है, हालांकि अपन ने तो सारे रिकॉर्ड कर दिए हैं, जो आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए, आपको पढ़ते हुए दिख जाएगा, मतलब आपको यहाँ पर लेक्चर शुरू हो जाएगा। बड़ा सिंपल है यार। और आपको ये जानकारी जाते जाते फिर दे दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं पूरी स्कूली शिक्षा ऑनलाइन आपको मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं होती, आपको बस पढ़ते रहना होता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। तो बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।